السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. آج صحت کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے صحت اور تعلیم کے شعبے میں کیے گئے اقدامات کے اثرات جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور پولیس ریفارمز کے حوالے سے آج ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان میاں جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ نظام انصاف کسی بھی معاشرے میں امن کی ضمانت ہوتا ہے, اس لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام کو بھارتی پولیس نے گرفتار کیا تھا, تاہم پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا گیا, اس پر احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا. سفارتی عادات کے منافی یہ حرکت کی ہے بھارت نے. اور بلوچستان اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور احمد کامیاب ہو گئے ہیں. اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے والے ہیں. سعودی وزیر پیٹرولیم اور انرجی خالد بن عبدالعزیز اپنے وفد کے ہمراہ گوادر پہنچے. گوادر میں اجلاس بھی ہوا. کیا اس کی تفصیل ہے آج کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. محض 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی عرفہ کریم رندھاوا کی آج برسی ہے. بات کریں گے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کی. جنوبی افریقہ نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان کو 107 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے. اور ایک طرف اچھی خبر بھی ہے کہ اے بی ڈیویلیئرز پاکستان میں کھیلنے کا اعلان کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں پی ایس ایل کے میچز کھیلیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں, آپ نے جان لی. ان کی تفصیل ہوگی, ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کے بریکفاسٹ ٹیبل پہ ایک کرسی میری بھی. ہنستی مسکراتی زندگانی چاہیے. صاف پانی زندگی ہے, زندہ رہنے کے
लिए नस्ले नौ को साफ और शफाफ पानी चाहिए। मिलजुल कर हम नामुमकिन को मुमकिन करके छोड़ेंगे, मुमकिन करके छोड़ेंगे। डैम बनेगा वक्त से पहले, इतने पैसे जोड़ेंगे, इतने पैसे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। आज रावलपिंडी में सेहत के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उसमें मौजूद थे, उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा जो वज़राए सेहत हैं वो भी मौजूद थे और बात हुई कि किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में सेहत के शोबे को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह सदर ममलिकत ने कहा कि दुनिया भर में इस बात पर तहकीक की जा रही है कि अगर वसाइल की बेहतरी लानी है, मुल्क में खुशहाली लानी है, तो सेहत के शोबे पर काम करना होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने में ज्वाइन किया। सदर ममलिकत खुद एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, तिब्बी शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत कंसर्न नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि समरात बहुत जल्द नजर आएंगे सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से मसाइल भी ज्यादा हैं। किस तरह आप साइमल्टेनियसली इसको लेकर चल रही हैं सेहत के शोबे को? असल में जी जो आज फंक्शन था जी, उसकी मैं आपको बता दूं कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन एक अदारा है हमारा जो कर्ज देता है डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर पर्सनल को, जिसके अंदर हेल्थ केयर के हर किस्म का बढ़ता है, यानी नर्सेज हमारी, मिडवाइफ, हकीम। 您所拨打的用户线故障。 राब्ता मुक़त्ता हुआ है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करें। डिस्कनेक्ट हुई है लाइन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की और वो बात कर रही थी आज की इस तकरीब के हवाले से रावलपिंडी में मुनाकिद हुई और उसमें जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खिताब है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस बात पर तहकीक हो रही है कि गुर्बत के खात्मे के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो अच्छी सेहत और बेहतर इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं। तो पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है बहुत कंसर्न है सेहत के शोबे के हवाले से, तालीम के शोबे के हवाले से कि इन दोनों सेक्टर्स को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको बेहतर किया जाए, लोगों को सेहत की सहूलियात मुयसर हों, बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयसर हों और साथ ही साथ तालीम भी बेहतर हो ताकि तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है उसमें आगे बढ़ा जा सके। इसके अलावा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद थी। वफाकी वजीर जो सेहत के हैं आमिर महमूद कयानी साहब वो भी इसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इमाम की जो सेहत खिदमात की फराहमी के हवाले से जो है वो बहुत कंसर्न है। इसी पर एक दफा फिर हम बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, बहुत माजरत। आप फरमा रही थी कि इस तकरीब के हवाले से जो आज गुफ्तगू हुई है। जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन एक अदारा है हमारा जो कर्ज देते हैं और ये बेसूद बगैर सूद के कर्ज हैं टू दी मेडिकल पर्सनल, जिसके अंदर आप डॉक्टर्स, नर्सेज, मिडवाइफ और इसके अंदर हकीम। और अगर कोई जो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट लेता हो उसको ये कर्ज दिया जाता है। और कर्ज देने का मकसद ये होता है कि वो कोई ऐसी अपनी क्लिनिक बनाए या आप ऐसी बिजनेस शुरू करें जिसके हेल्थ से ताल्लुक हो। फॉर एग्जांपल कि आपने हेल्थ क्लिनिक बनाई है जहाँ हेल्थ क्लिनिक के अंदर एक्सरसाइज वगैरह, हेल्थी लाइफस्टाइल आप सिखा रहे हैं लोगों को। न्यूट्रिशन की क्लिनिक बनाई है जहाँ आप लोगों को बता रहे हैं कि डाइट किस तरह आपने खानी है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बन गया है। साइकोलॉजिस्ट अपनी क्लिनिक बना सकते हैं। आप हेयरिंग, आपको पता है कि बाकायदा इसके लिए ऑडियो क्लिनिक्स चाहिए होती हैं हेयरिंग देखने के लिए। इस तरह से ये कोई तकरीबन 43 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। डेंटल वो जो आपको पता है चेयर जो है वो ही बहुत महंगी होती है अगर एक डेंटिस्ट ने अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी हो। तो हम एक्चुअली इंकरेज कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइवेट
सेक्टर है उसको हम डेवलप करें, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब एक फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट डेवलप होता है उसके साथ 4 या 5 बंदे इज अ पार्ट ऑफ द क्लिनिक और वो हायर हो जाते हैं। और इन ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये हायरिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो इन 5 years तकरीबन हम 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इन द प्राइवेट सेक्टर बाय सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सही, हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें 2 बातें, एक ये कि खास तौर पर वो इलाके जो नेग्लेक्टेड हैं, जहां पर डिस्पेंसरीज नहीं है, जहां पर तिब्बी सहूलियात नहीं है, जहां पर डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते, वो क्या आप इंश्योर करेंगी या ये जो पूरा एक निजाम है क्या ये इंश्योर करेगा कि वो फरमाया जो इलाके कम से कम दही इलाके हैं और वहाँ का अगर कोई डॉक्टर अप्लाई करके उसको हमने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट सिर्फ इसी वजह से करना है कि सेहत की सहूलत, अब जैसे टेली मेडिसिन है जी वो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि टेली मेडिसिन का कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और उनकी वहाँ उस दही इलाकों के अंदर डेवलपमेंट हो जाए ताकि लोगों को सेहत की सहूलत और किसी तरीके से नहीं कम से कम थ्रू टेली मेडिसिन ही मिल सके। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से एक और जो बहुत एक अच्छा वो प्रोजेक्ट हम सामने लेके आए, फॉर एग्जांपल आपको पता है बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, कभी स्ट्रोक का प्रॉब्लम ये, तो आपके पास नर्सिंग केयर नहीं होता। हम चाह रहे हैं कि नर्सिंग केयर लोग डेवलप करें, अपना अदारा डेवलप करें जिसमें वो नर्सेज को ट्रेन करें और उनमें लोगों को ट्रेन करें ताकि वो लोगों का ख्याल कर सकें। बेसिक आइडिया इज टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन पब्लिक सेक्टर में तो आप सारे अपने डॉक्टर्स या आपके जो हेल्थ केयर पर्सनल ग्रेजुएट करते हैं उनको आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम उनको इनकरेज करके उनको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, और क्योंकि ये बगैर सूद के कर्जा है और इस बगैर सूद के अलावा इस पे बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स है, यानी 5 साल के अरसे के अंदर भी वो थोड़ा थोड़ा करके कर्जा पे कर दें तो उससे ये फायदा होगा कि वो अपनी एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के सेक्टर में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो फीसेस हैं वो ज्यादा होती हैं, जो उनका जो फी खासतौर पर जो इलाज मुआवजा है वो काफी महंगा होता है। तो क्या ये इंश्योर करेंगे कि जिनको कर्जे दिए जा रहे हैं वो एक नॉमिनल फीस जो है वो पेशेंट से चार्ज करें, ना कि प्राइवेट सेक्टर की तरह हाईली कॉस्टली इलाज उनका हो जाए वहाँ पर? देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप यू मस्ट रिमेंबर देयर इज एन एडिशनल थिंग दैट वी आर डूइंग, हम हेल्थ कार्ड लाने लगे जी। इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक हमारे पहला जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा साउथ से। ये करीब तरीन इलाकों के अंदर हम ये तकरीबन 1 करोड़ फैमिलीज को जब हेल्थ कार्ड देंगे उससे कम से कम 5 करोड़ आवाम जो है वो मुस्तफीज होगी पंजाब के अंदर। वजह ये कि इस हेल्थ कार्ड के तहत वो अपनी सेहत की सहूलत उनको कोई जरूरत नहीं है, अगर वो सरकारी अस्पताल नहीं है तो निजी अस्पताल में जाके ये सहूलत ले सकते हैं। इस तरीके से ये होगा कि कम से कम एक गरीब आदमी पर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश है। दूसरी बात जो आपने फरमाई है इसके ऊपर नेचुरली वी विल वर्क नॉट कि इन लोगों की ना हम लोग उनको इस तरह अट्रैक्ट करें कि हम उनसे बता रहे हैं कि आप जिस फील्ड में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं हम आपको उसमें ट्रेनिंग्स भी देंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा अगला इरादा है वो ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर क्लिनिक्स बन जाएगी और वो पहला फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेल्थ केयर, और फिर उसके बाद फिल्टर क्लिनिक से वो अगर मरीज रेफर करना चाहेंगे तो अस्पताल हमारे जो बड़े अस्पताल हैं वो मौजूद हैं, DHQs मौजूद हैं, फिर मरीज वहाँ आ सकेगा। तो ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का हमारा प्रोग्राम है पूरा, और इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। और कार्ड आपको पता है जो मैंने आपको हेल्थ कार्ड की बात की है उससे वो हर किस्म की निजी सहूलत जो है वो भी ले सकेंगे। सही। और आखिर में क्विकली, क्या जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले हैं डॉक्टर्स हैं, क्या उनको भी कोई इंसेंटिव इस किस्म का मिल सकता है कि वो अपना काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, देखिए जी, मकसद ये है कि सरकारी अस्पतालों में हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार की जो अस्पताल हैं वो इस काबिल हो जाए कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अस्पतालों के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर वो अस्पतालों वी आर स्टार्टिंग इट ऑफ विद 5 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उसमें ये होगा कि जो बाहर फीस लेता है डॉक्टर उससे कम फीस लेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज है कि सहूलत अस्पताल के अंदर मिलेगी।
صبح کے وقت وہ اپنا کام کریں گے اور شام کے وقت وہ وہاں پریکٹس کر سکتے ہیں. اور یہ سہولت جو ہے یہ حکومت کو دے گی ان کو, اور پھر نیچرلی وہ اپنا شیئر بڑھا سکیں گے. یہ ہوگا کہ جو غریب آدمی ہے اس کو فری ٹریٹمنٹ مل جائے گا. جو افورڈنگ ہے وہ آپ کو پتا پہلے ایک وقت میں یہی ہوتا تھا, افورڈنگ لوگ بھی جایا کرتے تھے سرکاری ہسپتالوں میں, اور وہاں جا کے وہ پرائیویٹ کمرے لیتے تھے اور اپنا پرائیویٹ علاج بھی کرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے فار دا ہاسپٹل. اور کیونکہ ہم اسپتال کو انڈیپینڈنٹ کرنے لگے ہیں تو یہ جو ریونیو جنریٹ ہوگا یہ وہاں غریب مریضوں کے لیے استعمال ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح, انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, صوبائی وزیر صحت پنجاب. اور ایک پلان ہے جس پلان کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈز بھی جو ہے وہ ہم جاری کرنے جا رہے ہیں. باقی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے جائیں گے نیوز اسٹوڈیوز, بریکنگ نیوز کے, اس کے بعد واپس آئیں گے. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں براہ راست خوش آمدید. ناظرین, اس وقت آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے وزارت اطلاعات کے مختلف محکموں کے سربراہان نے ملاقات کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے وزارت اطلاعات کے مختلف سربراہان نے ملاقات کی اور اس میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا. آپ کو بتائیں کہ شاہد اجمل ملک ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. شاہد, بتائیے گا اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی شاہد, وزیراعظم عمران خان سے آپ سے کچھ دیر قبل ملاقات کی ہے. وزارت اطلاعات کے تحت کام کرنے والے جو مختلف محکمے ہیں ان کے سربراہان نے ملاقات میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی اور یوسف بیگ مرزا بھی موجود تھے. اس ملاقات میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ارشد خان موجود تھے, اس میں سیکرٹری اطلاعات شفقت جلیل موجود تھے, اس میں ای سی اور آئی ٹی بینک کے جو سربراہان ہیں سہیل خان برلات صاحب وہ موجود تھے. اور اس ملاقات کے اندر خاص طور پر وزیر اعظم نے جو گفتگو کی وہ اداروں کے حوالے سے تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ملک کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جو ملک کی حالت زار بدلنے کے لیے منشور کے مطابق جو ہے ڈھانچہ جاتی ریفارمز کر رہی ہے. اور یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. ہماری کاوشوں کا مقصد ذاتی مفادات کا حصول نہیں ہے بلکہ ملک اور ملک کی عوام کی بہتری ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قوموں کی زندگی میں یہ جو اصلاحات ہیں یہ کئی دفعہ مشکل مرحلہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس مشکل مرحلے کے بعد اچھا اور خوشحال دور شروع ہوگا. وزیر اعظم نے وزارت اطلاعات وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات جو ہے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے اور اس کے مقاصد کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور مضبوط متحرک چمکدار میڈیا ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام کو باخبر رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو تمام سربراہان جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی اور وزیر اعظم نے جی اچھا, یہ بتائیے گا اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات ہیں آئندہ آنے والے وقت میں جو پالیسی حکومت کی جانب سے جاری کرنی تھی میڈیا کے حوالے سے, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو؟ جی شاید یہ پالیسی کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے. میڈیا سے متعلق جو حکومت کی پالیسیاں ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر کے جانے والے من گھڑت پروپیگنڈے کے محرکات سے بخوبی جو ہے آگاہ ہیں, تاہم میڈیا کے ساتھ مل کر مضمون ایجنڈا جو ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کے کہنا. بہت شکریہ شاہد اجمل ملک ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایک بار پھر آپ کو ناظرین بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے وزارت اطلاعات کے مختلف محکموں کے سربراہان نے ملاقات کی ہے. اس وقت ہوا چاہتا ہے مغرب کی اذان کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बैरून मुल्क से डैम फंड के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नॉस्ट्रो अकाउंट में वायर ट्रांसफर से रकम भेजने का तरीका। जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बैंक अकाउंट मौजूद है वो अपने बैंक से कहें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नॉस्ट्रो अकाउंट में रकम अमरीकी डॉलर्स में मुंतकिल कर दी जाए। रकम भेजने के लिए बैंक अकाउंट की तफसील दर्ज झैल है। डैम फंड में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करने का तरीका। अपने वेब ब्राउजर में नीचे दिया गया लिंक दर्ज करें। स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म पर अपनी तफसीलात का इंदराज करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डैम फंड में रकम अतिया करें। डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। आज तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे में अमन की जमानत होता है निज़ाम इंसाफ, और हमें इसके लिए भी बहुत कुछ करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को हम गैर सियासी और आवाम दोस्त बनाना चाहते हैं। इस तकरीब के हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा एजाज हुसैन। एजाज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं, तकरीब आज मुनाकिद हुई? जी, ऐसा है कि आज ये काफी देर से एक मामले की समाअत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली ये मामला शुरू हुआ था एडी ख्वाजा जो कि साबिक आईजी सिंध थे, उनकी ट्रांसफर का जब मामला सामने आया तो अदालत ने उसका नोटिस लिया।
साथ ही उस वक्त शेख सदर अदालत में पेश हुए और उनका कहना था कि मामला सिर्फ एक आईजी तक महदूद नहीं, ये पूरे जो पुलिस यही हाल है और पुलिस में जो है काफी बड़ी जो है रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। उस वक्त ये मामला शुरू हुआ और फिर वहां से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। आज जब चीफ जस्टिस ने खिताब किया तो इसने उस केस का भी हवाला दिया और ये कैसे मामला शुरू हुआ उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि जो पुलिस है इसको गैर सियासी होना चाहिए। साथ ये भी कहा कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें काफी हद तक जो है वो तरमीम की जरूरत है। अदालत ने ये भी कहा कि जो ये सिफारिशात भेजी जा रही हैं ये इस हवाले से हतमी जो फैसला वो ज़ाहिर है हुकूमत ने करना होता है, जो उसको हतमी शक्ल देती है, ठोस इक़दाम किए जाते हैं और प्रैक्टिकल शेप। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद उसका तमाम तो उसको कैसे उसका इतला किया जाना है। इससे पहले भी हमने बहुत से मामला में देखा, जैसे पानी का मामला हो या पॉपुलेशन का मामला हो, वो रिपोर्ट्स भी तैयार है लेकिन वो सिफारिशात भी जब गवर्नमेंट के पास जाती हैं तो वो फिर इतलात उनका अमली तौर पर सामने फिर आता है। तो आज का भी चीफ जस्टिस का यही है कि उनका यही है कि पुलिस को एक तो गैर सियासी बनाया जाए, दूसरा ये है कि ये जो सिफारिशात होंगी या इस तरह से जो कोशिश एक काविश की गई है रिपोर्ट की सूरत में उस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा, इस अहम मामले के हवाले से हमें बता रहे थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पुलिस को अवाम दोस्त और गैर सियासी बनाना है और उसके लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। और जिस तरह सिफारिशात की बात हो रही है तो इन सिफारिशात पर अमल दरामद बेहद ज़रूरी है ताकि पुलिस के निज़ाम पर और पुलिस के इस मेयार को बेहतर बनाया जा सके जो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो तमाम तर मामलात हैं हम अमन व अमान के उनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ सिफारती मामलात की। और सिफारती आदाब होते हैं लेकिन इन आदाब को मनुज़ खातिर नहीं रखा जाता भारत की जानिब से। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि पाकिस्तानी एक हाई कमीशन के हुकाम को भारत ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब ये इल्म हुआ कि उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और फिर उस एहतजाज के बाद उसको रिहा कर दिया गया और चंद ही घंटे उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद रिहा कर दिया। इससे पहले ये भी बताया गया कि कुछ वजूहात बताई जा रही थी उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, लेकिन कुछ वियना कन्वेंशन की ऐसी टर्म्स हैं जिनको मनुज़ खातिर नहीं रखा गया भारत की जानिब से। हमने माजी में भी देखा कि बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें पाकिस्तानी जो सफारती अमला है उसको हरासा किया जाता है भारत में, ख़ास तौर पर उनकी फैमिलीज़ को उनके रास्ते रोके जाते हैं, उन पर उनकी जासूसी की जाती है, गैस बिजली ये मुनक़ता कर दी जाती है और थ्रेट किया जाता है किसी न किसी तरीके से कि सफारती अमला जो है वो घबरा जाए या परेशान हो जाए। लेकिन ये तमाम तर जो वियना कन्वेंशन के हवाले से नकात हैं उसकी खिलाफ वर्जी है जो भारत कर रहा है। तो हम पाकिस्तान ने मामला उठाया तो उसके बाद गिरफ्तारी जो है वो वापस ले ली गई और रिहा कर दिया गया पाकिस्तानी हुकाम को। आगे बढ़ें और कुछ बात करें बलूचिस्तान में सेनेट की जो खाली नशिस्त थी उस पर आज पोलिंग हुई सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक और तमाम तर जो वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो उसके बाद नताइज जो आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंजूर अहमद काकर कामयाब हो गए हैं और उनके मुकाबले में अपोजिशन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार BNP के गुलाम नबी मरी और दीगर 5 उम्मीदवारान थे जो मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन कामयाबी जो है वो मंजूर अहमद काकर साहब को मिली है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन हैं और उनके नुमाइंदा हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि मंजूर अहमद काकर ने 38 जबकि BNP मैंगल के गुलाम नबी मरी ने 23 वोट हासिल किए हैं, इसलिए वो कामयाब हो गए हैं। इस हवाले से अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट बलूचिस्तान के हवाले से, गवादर के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सऊदी अरब की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी हो सकती है। सऊदी अरब के जो वजीर पेट्रोलियम और एनर्जी हैं खालिद बिन अब्दुल अजीज वो अपने वक्त के हमरा गवादर पहुंचे, उनका वहां पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान और वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी भी मौजूद थे, उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया। और इस सरमायाकारी के हवाले से बात करेंगे। कुछ GPA यानी गवादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन दोस्तेन जमाल दीनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दोस्तेन साहब बहुत शुक्रिया
آپ نے ہمیں جوائن کیا. سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے کہ گوادر میں انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور تاریخ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. کیا بتائیں گے اس حوالے سے پاکستان کو, گوادر کو, بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پی ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے جانا آن لائن لیا ہے. یقیناً لیکن ہم تو کہتے آ رہے ہیں ابھی سے نے ہمیشہ سے کہ گوادر میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور گوادر جو ہے نا ایک بہت ہی ماڈرن قسم کا اکنامک سٹی بن سکتا ہے. بالکل. اور اس میں جب سے یہ جو ہے نا سی پیک کے سلسلے شروع ہوئے اور دنیا کا دوبارہ فوکس جو ہے نا گوادر کی طرف آیا اور گریجولی ہم جو بیسک انفراسٹرکچر کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نے توجہ دی اور وہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ میں اسی طرح سے جو ہے نا انسینٹو پیکیجز بھی آ رہے ہیں انویسٹرس کے لیے گوادر میں. تو ابھی ایک بڑا جو ہے نا ایک اٹریکشن کی بنیاد بن گئی ہے اور اس سی پیک کی طرف سے جو پلیٹ فارم ہم نے بنایا تھا تو ساتھ ساتھ میں باقی دو ممالک ہیں وہ بھی ان ہو رہے ہیں. اور یقیناً جو ہے نا یہ جو سعودی عرب کا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اور یقیناً وہ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے نا گوادر میں ہونے جاتی ہے. اور بڑا اس میں ان پرنسپل ڈیسیجن تو لے لیا ہے ان کی گورنمنٹ نے اور آرامکو نے اور وے فارورڈ ہوا ہے اس پہ. مطلب یہ ود ان شارٹ اسپین آف 2 to 3 months یہ تیسرا وزٹ تھا اور اس سال جو ہے نا جنوری کے مہینے میں 15 دنوں میں یہ دوسرا وزٹ تھا. پچھلے وزٹ میں بھی ان کے 2 ایڈوائزر آئے, ایڈوائزر فار انرجی, ایڈوائزر فار انفارمیشن, پلس جو ہے نا آرامکو کے ٹیکنیکل لوگ تھے اور ابھی ان کے منسٹر خود آ گئے ہیں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا اچیومنٹ ہے. تو آپ جس طرح ویسے بھی جو ہے نا یہ جو ریفائنریز ہیں, ریفائنریز دیر ایوی انڈسٹریل انڈرٹیکنگ اور اس سے نہ صرف یہ کہ اکنامی کے اوپر بڑا جو ہے نا امپیکٹ آئے گا بلکہ ساتھ ساتھ میں یہ لیبر انٹینسو جو ہے نا انڈسٹری بھی ہے اور ان امپلائمنٹ اور ساتھ میں لیکن اب تک جتنے بھی ہمارے پاس ریفائنریز ہیں سب سے بڑی جو ریفائنری ہے وہ 1 لاکھ بیرل پر ڈے کیپیسٹی ہے اور اس میں جو ہے نا ابھی جو ریفائنری لگنے والی ہے یہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ بیرل پر ڈے کیپیسٹی کی ہوگی اور پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری ہوگی. بالکل صحیح. اور جو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں اس سے پہلے چین کی جو انویسٹمنٹ ہے گوادر پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اب یہ ریفائنریز اور دیگر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں تو گوادر کے عوام, بلوچستان کے عوام, ان کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں خاص طور پہ امپلائمنٹ کے لیے, بزنس کے لیے, وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ریفائنری بن رہی جا رہی ہے اور جو آرامکو کا کنسپٹ ہے وہ یہ کہ اس کو پیٹرو کیمیکل سائڈ کی طرف لے کے جائیں اور جب اس وقت پاکستان میں کوئی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹری خود بہت ہی میسو ہوتی ہے لیکن ہم ہمارے جتنے بھی پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ سارے ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی یوج ہے. اس کی ڈاؤن اسٹریم جو انڈسٹری ہے بہت بڑی ہے اور یقیناً اس سے صرف یہ گوادر یا مکران ڈویژن یا بلوچستان نہیں بلکہ اس کا تو پورے پاکستان کے اکنامی کے اوپر جو ہے نا امپیکٹ پڑے گا. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ہے کہ ایک سینرجی آ جائے گی اس میں سعودی عرب, چائنا اور پاکستان کی یہ 3 ملکوں کی جو ہے نا مطلب یہ بہت ہی اچھا تھا. اور پرسنلی جب ڈیلیگیشن آئے تو اس میں ہمارے چائنیز کاؤنٹر پارٹ بھی موجود تھے, سعودی جو ہے نا ہمارے مہمان وہ موجود تھے, پاکستان اور یہ ایسی ظاہر ہے سعودی عرب خود بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو ہے نا ممبر کنٹری ہے اور یہ ایک ایسی جو ہے نا مطلب ہے اس سے اور بھی فردر اوپننگ اپ امید کریں گے اس سے بعد بھی اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہوں, سرمایہ کاری ہو, رسپانسبلٹیز بھی جو ہیں وہ آپ کی خاص طور پر دیکھا جائے تو بڑھ گئی ہیں. بہت شکریہ. گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین دوستین خان جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور بات کر رہے تھے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان میں وہ کرنے جا رہے ہیں اور جس طرح ریفائنری کی بات ہو رہی ہے اور دیگر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے تمام پہرے داروں کی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ مزید آگے بڑھے اور بہت سی کولیبریشنز ہوں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ہیں ان پر تھوڑی سی بات کریں گے. بیرون ملک سے ڈیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ناسٹرو اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ.
जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बैंक अकाउंट मौजूद है वो अपने बैंक से कहें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नॉस्ट्रो अकाउंट में रकम अमरीकी डॉलर्स में मुंतकिल कर दी जाए। रकम भेजने के लिए बैंक अकाउंट की तफसील दर्ज झैल है। डैम फंड में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करने का तरीका। अपने वेब ब्राउजर में नीचे दिया गया लिंक दर्ज करें। स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म पर अपनी तफसीलात का इंदराज करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डैम फंड में रकम अतिया करें। डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ। आपकी हर सुबह में होंगे हम आपके साथ शरीक। घर की बातें होंगी अपने ही घर में, सिर्फ और सिर्फ जुगन एट होम में। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। वो फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करेंगे अरफा करीम रंधावा की। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया और तहलका मचा दिया पाकिस्तान में, दुनिया भर में। बिल गेट्स के जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स, उन्होंने उनको मदऊ किया, उनसे उनकी मुलाकात हुई। आज ही के दिन अरफा करीम रंधावा में छोड़कर चली गई। आज उनकी बरसी है। आज हम उनके हवाले से कुछ बात कर रहे हैं और उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अरफा करीम रंधावा के वालिद साहब, मोहतरम जनाब कर्नल रिटायर्ड अमजद करीम साहब। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंतहाई अफसोस और दुख की बात है, आज भी हम याद करते हैं अरफा करीम को कि एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। आज भी हम उनको याद करते हैं और जब भी हम कभी लाहौर जाते हैं, गुजर होता है फिरोजपुर रोड से, तो अरफा करीम टावर हम देखते हैं कि उनके नाम से मंसूब किया गया। बहुत जल्द चली गई। क्या कहेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, लेकिन थोड़ी सी उम्र में जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की? जी, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आप हमें इस मौके पे याद रखते हैं और जो अरफा का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाने, और पीटीवी खास तौर पे, बिकॉज ज्यादा देहाती इलाकों में जो अरफा का पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो अंडर सर्व्ड और देहाती इलाके थे। बिल्कुल। अरफा को गए 7 साल बीत गए, लेकिन ऐसे ही लगता है जैसे अभी कल की बात है वो हमारे साथ। लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम उसका गम नहीं मनाते, क्योंकि इतनी बड़ी अता और इतना बड़ा मुकाम और इतना ऑनर उसने दिया है मुझे, फिर फैमिली को, फिर मुल्क को। लिहाजा इसका उसको ट्रिब्यूट पेश करने का बेहतरीन तरीका यही है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए, यूथ को उसके हवाले से बताया जाए, और जो आज के दौर में जो हाइब्रिड वायर एनवायरनमेंट में और जो साइकोलॉजिकल वारफेयर के एनवायरनमेंट हैं उनमें अंदर यूथ का जो दिमाग है उनको पॉजिटिविटी देने के लिए अरफा एक रोल मॉडल है। और यही मैं आपसे शेयर भी करता हूँ, और मेरी ये एक्टिविटी भी अब यही है कि मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ और उसके मिशन को, जो कि ये था कि
टीच किया जाए, बिल्कुल तरीके से टीच किया जाए बच्चों और कल साहब बहुत से ऐसी और मिसालें हमें नजर आती हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों MSP करना चाहते हैं, आप क्यों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो वो अरफा करीम का नाम लेते हैं कि उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने जब अपनी इतनी छोटी सी उम्र में ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक इंस्पिरेशन तो बहरहाल रहती दुनिया तक रहेगी उनकी। जी, उससे पूछा गया था एक क्वेश्चन, अमेरिकन प्रेस ने किया था कि किसी और ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसने कहा था ये रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने की बात नहीं है, आई हैव सेट अ पेस, मैंने एक डायरेक्शन दी है एंड आई एक्सपेक्ट एंड प्रे कि मेरे से और छोटे यूथ के बच्चे इसको फॉलो करेंगे। और फिर उसने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी थी कि जो बारिश का पहला कतरा है तो शायद जमीन की गर्मी उसके पहुंचने से पहले ही तहलील हो जाए, लेकिन उसको देख के फिर बहुत सारे डेयरिंग ड्रॉप्स निकलते हैं और फिर जल थल होता है और फिर नए बीज उगते हैं, नई कॉम्पलें खुलती हैं। अब हम उसी के लिए कोशिश हैं अरफा करीम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे कि उसके विजन को, मिशन को और पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान को यूथ में इन हाउस और अब्रॉड अपना जो इमेज है जो कि लोग समझते हैं, जो उसने अपनी जिंदगी में भी पाकिस्तान की एम्बेसडरशिप की और अब हम उसके विजन और मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा अब्दुल साहब, इस पूरे टेन्योर में जब वो उन्होंने ये इम्तिहान पास किया और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई बिल गेट्स से जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, आप थ्रू आउट उनके साथ रहे, क्या वो फील करती थी, क्या उनके विजन था, क्या वो करना चाहती थी, क्या उनकी जो फाउंडेशन है अब उनके बताए हुए या उनके जो सोच थी, उनका जो ख्वाब था उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है? जी यकीनन ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जब वो अमेरिका गई और वो बिल गेट्स से और इंटरेक्शन 9 साल उसकी उम्र थी, कोई उसको किसी ने कोई ब्रीफ नहीं किया हुआ था, उसकी अपनी इंडिजिनस सोच थी, लेकिन उसने एक दो चीजों का बड़ा खास ख्याल रखा कि एक तो मैंने किसी से पैसे नहीं मांगने, किसी से कोई स्कॉलरशिप या कोई ऐसी पर्सनल जाती ओरिएंटेड बात नहीं करनी, बिल्कुल बड़ी विजन की बात करनी है। बिल गेट्स ने भी पूछा कि स्कॉलरशिप या कोई इमिग्रेशन, तो उसने कहा मैं अनकंफर्टेबल, मेरे पास सब कुछ है, हाँ जब मैं डिजिकॉन वैली बनाऊंगी, जब मैं एक सिलिकॉन वैली की तर्ज की यूथ के लिए, तो उस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जब उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो उसने कहा यस मैंने डिजिकॉन वैली बनानी है। तो अब मैं सुन रहा था कि जी यस बिल गेट्स ने उससे वादा भी किया था कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा मैं तुम्हारे गांव आऊंगा, बिकॉज उसने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में गलत तासर है, मिथ है कि यहाँ पे औरतों को तरक्की के मौके नहीं मिलते, बिल्कुल मेरे गाँव में आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितनी औरतें काम करती हैं। बिल्कुल। तो फिर वहां पे ये रेफर किया गया था अनदर साइड ऑफ पाकिस्तान, तो मैं उनसे कहता था कि नहीं दिस इज नॉट अनदर साइड, दिस इज द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड अमजद करीम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के दिन बड़ा अहमियत का हामिल है ये दिन, और इसी विजन को जो अरफा करीम का विजन था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, यही आज के दिन हमने दोबारा से तजदीद अहद करना है। आखिर में बात करेंगे कुछ क्रिकेट की और आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया है, 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया साउथ अफ्रीका ने। आज फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास मौका था कि एक तारीख रकम कर सकते थे, ये मैच जीत सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और आते साथ ही हमने देखा कि 2 विकेटें गिरी, पहले बाबर आजम आउट हुए, फिर पहली बॉल पर कप्तान सरफराज अहमद आउट हुए और उसके बाद फिर तमाम तर जो टीम है वो आउट हो गई। 107 रन की इस जीत को सेलिब्रेट किया भरपूर अंदाज में साउथ अफ्रीका ने, और खासतौर पर जो ओलिफेयर हैं वो जबरदस्त रहे, उन्होंने कमाल बॉलिंग की और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हिलने नहीं दिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने में ज्वाइन किया। अब क्या पोस्टमार्टम होगा, ये जो शिकस्त हुई है क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान को चांस था आज भी प्लेयर्स के पास, बल्लेबाजों के पास कि तारीख रकम कर सकते थे, कुछ सस्टेन कर सकते थे? बिल्कुल पोस्टमार्टम होना चाहिए शेरदिल, क्योंकि ये बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है। आपकी टीम का कोच एक ऐसा आदमी है जो कि खुद साउथ अफ्रीकन टीम का कोच रह चुका है, वहां की विकेटों के बारे में जानता है, वहां की मौसमी हालात के बारे में जानता है, और मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की टीम के साथ जो तजर्बात किए इनका एहतसाब होना चाहिए। साथ ही साथ पोस्टमार्टम अगर हो तो चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक का और सिलेक्शन कमेटी का भी होना चाहिए, जो लाखों रुपए ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो पेड है, उनका एहतसाब
एहतसाब होना चाहिए, वो ऑनरेरी काम नहीं कर रहे। और एहतसाब कप्तान का भी होना चाहिए कि क्या वजह है कि हम शुरू में 45 रन पे 4 आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम रन स्कोर कर जाती है, 93 पे 5 होते हैं, फिर क्विंटन डिकॉक से सेंचुरी करवा देते हैं। बॉलर्स का भी एहतसाब होना चाहिए। टीम का जो सिलेक्शन था, जो 11 रुकनी टीम थी शेरदिल, वो किस तरीके से मुंतखब हुई। आप यासिर शाह को बिठा देते हैं, कोच के मंजूर नजर शादाब खान जो कि स्पेशलिस्ट है T20 और वनडे के, उनको आप टेस्ट मैच खिला देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, इमाम उल हक को आप कैरी किए जा रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो नाकाम हुए, आपने उनको कैरी किया, तो फिर आखिर इनका एहतसाब नहीं होगा तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है वो दिल बर्दाश्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे अजहर अली के एटीट्यूड से और अजहर अली की परफॉर्मेंस से हुई। जिस तरह उन्होंने वनडे में रिटायरमेंट इसलिए ली थी कि वो टेस्ट पर फोकस कर सकें। अब ऐसा लगता है कि उनको टेस्ट से भी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलिवियर ने उनको तमाम इनिंग्स में शॉर्ट बॉल पर आउट किया है। अगर कोई बैट्समैन जो वाकई अपने आप को तब्दील करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, वो कम से कम ये तो कर सकता है कि वो एक खास डिलीवरी जो उसको बार बार की जा रही है, जिसपे उसके डिसमिसल हो रहा है, उससे तो वो बच सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अजहर अली सबसे ज्यादा इस टीम में टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 73 टेस्ट मैचेस खेले। और आपने डुआन ओलिवियर की बात की, उन्होंने 4 मरतबा 6 में से 4 इनिंग्स में उन्होंने अजहर अली को आउट किया और अजहर अली सिर्फ 59 रन बनाने में कामयाब हुए। लेकिन उनका जब वो सेंचुरी बनाते, ट्रिपल सेंचुरी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाते मुत्तहिदा अरब अमारात में, जब जरूरत होती है एज अ सीनियर बैट्समैन। मुझे तो लग रहा है शेरदिल कि हमारे बैट्समैन 40-50 करके बस अपनी जगह पक्की करने के चक्कर में कि अगला टेस्ट खेल लें, उन्हें टीम की परवाह नहीं है। अगर आप टीम के लिए खेलेंगे, आप साउथ अफ्रीकन से एग्जांपल ले लें कि उनका कप्तान भी नहीं था जोहान्सबर्ग टेस्ट में और उसके बावजूद उनकी टीम पता से हम चिनार कैप्टन की अदम मौजूदगी में। पोस्टमार्टम होना चाहिए। एक अच्छी खबर भी है थोड़ी सी, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप बात करें कि AB डिविलियर्स को अब एक दफा फिर हम देखेंगे पाकिस्तानी मैदानों में अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए। बिल्कुल, AB डिविलियर्स तो जबरदस्त किस्म का स्पोर्ट्समैन है, उसने हर तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, चाहे टेनिस हो, रग्बी हो, हर तरह के स्पोर्ट्स में, और वो आएगा जेंटलमैन क्रिकेटर है शेरदिल, और यकीनन लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो आएगा पाकिस्तान, बड़े मद्दा है AB डिविलियर्स के, इस सीरीज में भी लोग याद उन्हें करते रहे। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के हल्कों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। इससे यकीनन AB डिविलियर्स के आने से, पाकिस्तान आने से दीगर जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो भी इस बात की जानिब राग़िब होंगे कि पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेली जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बात कर रहे थे पाकिस्तान की शिकस्त क्लीन स्वीप के हवाले से। और AB डिविलियर्स एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, वो अब पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं। वो कहते हैं PSL 4 में जो पाकिस्तान में मैचेस होने हैं उनमें वो शरीक होंगे। लाहौर कलंदर्स की जानिब से वो अब इस सीजन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक बहुत बड़ा नाम, और उम्मीद है कि हम भी उनको उनके जौहर दिखाते हुए स्टेडियम में देखेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने